हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने अट्रैक्टिव क्लास में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, जो क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, क्रॉप्स के जो सेशंस होते हैं उनके बारे में कंप्लीट किया था, जो ऑप्टिमम बिल्डिंग पॉइंट होता है उसके बारे में पढ़ा था बच्चों हमने, और छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होती हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो बच्चों लास्ट हमने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था ग्रोस कम्युनिटी एरिया, उसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी हेडिंग से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो बस क्लास को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी बच्चों सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको और भी अच्छी वीडियो और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहला हेडिंग आप लोगों ने सबने डाल लिया होगा, जिसको कहते हैं बच्चों सकल वंशगत क्षेत्र अथवा नहरी क्षेत्र। तो यदि हम इस डेफिनेशन बात करें बच्चों, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे, इससे हम यहाँ पे बच्चों हमारा न्यूमेरिकल भी आता है एक। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है यहाँ से। तो GCA बोलते हैं इसको, GCA बोलते हैं इसको। इससे यहाँ से आपको क्या एक न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, जो होता है ग्रोस कमेंडेड एरिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम देखो होता क्या है ग्रोस कमेंडेड एरिया, वह अधिक से अधिक क्षेत्र, वह अधिक से अधिक क्षेत्र जिसको सुगमता पूर्वक एक सिंचाई नहर नियंत्रित कर सकती है, नहर का संकल वंशगत क्षेत्र कहलाता है। सकल वंशगत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? ग्रोस कमेंडेड एरिया होता है। ठीक है, कहलाती है। ठीक, इसमें सिंचाई किए नाले, जंगल, जाने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त वह क्षेत्र जिसमें खेती नहीं की जा सकती, जैसे जैसे तालाब, मकान, सड़क, टोल और उर्सर भूमि आदि भी शामिल होती है। तो यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपसे इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, और यहाँ से इसकी बच्चों डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ये डेफिनेशन भी आप यहाँ पे बच्चों नोट करेंगे और ये फॉर्मूला भी नोट करेंगे। तो ग्रोस कमेंडेड एरिया जिसको बोलते हैं GCA, इसका फॉर्मूला होता है कल्चरेबल एरिया, मतलब जिस पे बच्चों आप खेती कर सकते हैं वो एरिया, प्लस जिस पर खेती नहीं की जा सकती अनकल्चरेबल एरिया, उन दोनों को ऐड करके हम क्या लगाते हैं अपना ग्रोस कमेंडेड एरिया बच्चों निकालते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी, ये हमने कल कंप्लीट किया था यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग है बच्चों, ये है आपका कृषि वंशगत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कल्चरेबल और कमेंडेड एरिया, CCA बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी इसकी याद रखेंगे, यहाँ से बच्चों आपसे पूछ ली आती है। होता क्या है, वह क्षेत्र जिसकी सिंचाई करने में नहर सक्षम हो, उस क्षेत्र को कल्चरेबल कमेंडेड एरिया के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, अर्थात इसका जो CCA इक्वल टू होता है ग्रोस कमेंडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया को लेते हैं। मतलब बच्चों ये है C है, ये क्या है? O नहीं है, ये C है। अनकल्चरेबल कृषि क्षेत्र कौन सा होता है? जिस पर बच्चों खेती नहीं की जाती, खेती नहीं की जाती, उसको क्या कहते हैं बच्चों? नहीं की जाती। ठीक है, तो अनकल्चरेबल एरिया होता है। ठीक, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ से बच्चों आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बस ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली बच्चों इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है बच्चों सिंचाई सघनता या तीव्रता। क्या होती है? सिंचाई सघनता या तीव्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता क्या है? देखिए इसमें हम लिखेंगे होता क्या है, समझेंगे पहले। एक निर्धारित सिंचाई जल की मात्रा से वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए कभी कभी संपूर्ण मतलब टोटल ग्रोस कमेंडेड एरिया को सिंचित नहीं करते, बल्कि कैसे करते हैं? जो आपका कल्चरेबल क्षेत्र का वह अंश, जो मतलब जिस पर खेती होती है, कृषि वंशगत क्षेत्र का वह अंश जो वार्षिक आधार पर सींचा जाता है, सिंचाई तीव्रता या सघनता कहलाता है।
और ये जो होती है 40 से 60% रखा जाता है। मतलब सिर्फ वही एरिया आपको यहाँ पे एरिया जो इरिगेट किया जाता है जिसमें आपकी क्रॉप्स होगी। सपोज दैट ये एरिया आपका क्रॉप्स का है, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर आपको क्या करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। ये क्या कहलाएगी, इसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। जहाँ पर आपके मकान बने हुए हैं या फिर रहने योग्य आपकी कुछ सड़कें हैं या अलग चीज है, वहां पे बच्चों क्या करेंगे, आप वहां पे उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे उस एरिया को। सिर्फ वही एरिया कैलकुलेट करेंगे जिस एरिया पे आपने बच्चों क्रॉप्स लगाई हुई हैं, जिसके अंदर आपको खेती करने हैं, उसके अंदर बच्चों सिर्फ वाटर देते हैं। तो उस एरिया को क्या कहते हैं, वही एरिया कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट होता है इरिगेबल एरिया। जो इरिगेशन जो सिंचित क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है। देखिए कृषि वंशगत क्षेत्र तथा सिंचाई तीव्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, सिंचित क्षेत्र कहते हैं। अब सिंचित क्षेत्र क्या होता है, सीसीए ग्रोस, बच्चों क्या होता है सीसीए, कल्चरेबल ग्रोस कमांडेड एरिया, इसको कहते हैं, और सिंचाई तीव्रता। ठीक है, इरिगेबल इक्वल होता है सीसीए इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन वो होता है जिस एरिया में सिर्फ हमने क्रॉप लगाई हुई है और उसको ही वाटर पानी को उपलब्ध कराना है। ठीक है, और सीसीए, सीसीए क्या होता है, सीसीए देखिए अभी हमने पढ़ा क्या होता है, वह क्षेत्र जिसकी सिंचाई करने में एक नहर सक्षम हो। ठीक है, वह क्षेत्र जिसकी सिंचाई करने में नहर सक्षम हो वो क्या कहलाता है, आपका सीसीए कहलाता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहलाता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसको जो निकालते हैं सीसीए में से, जीसीए ग्रोस कमांडेड एरिया में से जो अनकल्चरेबल एरिया होता है, मतलब जिसमें खेती नहीं की जाती, उसको घटा दिया जाता है, तो वहां से सीसी निकाल लेते हैं। और इन दोनों के मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं जो वहां पे इरिगेट जो सिंचित क्षेत्र है जिसपे आपने वाटर दिया, उसको क्या करते हैं, उसको इरिगेबल एरिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ड्यूटी। ड्यूटी होता है डेल्टा और बेस पीरियड। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है कि आधार काल क्या होता है, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं आधार काल, इंग्लिश में कहते हैं बेस पीरियड। तो बच्चों और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से आपको बच्चों क्या है, आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी और इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन है बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए होता क्या है, आधार काल क्या होता है, हेडिंग डाल लियोगे। देखिए आधार काल होता है जब बीज बोने के पहले प्रथम सिंचाई से लेकर फसल काटने के पहले की गई सिंचाई की अवधि को क्या कहते हैं, आधार काल कहते हैं। मतलब आपने बच्चों बीज बोने के पहले प्रथम सिंचाई, ठीक है, जब बीज बोआ उस समय का वाटर, और जब फसल काटने से पहले जो पानी दिया जाएगा, जो इसके बीच का जो काल होगा, जो टाइम होगा, उसको क्या कहेंगे, बेस पीरियड कहेंगे। ठीक है, इसे बच्चों कैसा कहते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन बच्चों आपसे पूछी जाती है, इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है ड्यूटी, पानी की ड्यूटी, इसे बोलते हैं ड्यूटी। होता क्या है, देखिए यह एक क्यूमेक मतलब 1 यूनिट पानी की मात्रा पानी आधार काल में भूमि के जिस क्षेत्र की सिंचाई करता है ड्यूटी कहलाता है। मतलब सपोज दैट आपका ये एक एरिया है और बेस पीरियड है, सपोज दैट आपने आज फसल बोई और फसल कटने तक के टाइम तक जो अपने वाटर दिया और उसकी जो वाटर दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, उसका सिंचित किया गया तो वो क्या कहलाएगी, उसकी बच्चों ड्यूटी कहलाएगी, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। आगे लिखते हैं, ड्यूटी को डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यदि 1 घन मीटर टन प्रति सेकंड के निशान से पानी एक फसल के दौरान आधार काल में चलते रहने पर 500 हेक्टेयर भूमि सींचता है, तो पानी की ड्यूटी 500 हेक्टेयर प्रति घन मीटर सेकंड होगी। ठीक है, प्रति घन मीटर सेकंड होगी। तो ये बच्चों आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन उसके बाद आता है बच्चों डेल्टा। हमारा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होती है डेप्थ की, जो पानी की गहराई है वो कितनी होती है, कितनी ली जाती है। देखिए तो होती क्या है, किसी भी फसल को आधार काल में दिए जाने वाले सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जब आपने क्रॉप बोया और फिर जब तक काटा उसके समय जितने पानी की गहराई आपने डेप्थ दी, उसकी टोटल डेप्थ क्या कहलाती है, आपकी डेल्टा कहलाती है। ठीक है, यह क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर में दर्शाई जाती है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीनों डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब आता है इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बच्चों लिखेंगे। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको
रखना है। और इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, डेफिनेशन डालेंगे, मतलब सॉरी हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन इन ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड। तीनों में रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये रिलेशन आप देखिए। हमारा डी क्या है, ड्यूटी हेक्टेयर मीटर सेकंड में है, ठीक है। और डेल है खेत में पानी की कुल गहराई, ये आपको पता लग गया। बी है आधार काल मतलब बेस पीरियड, ठीक है, ये होता है दिनों में। तो यदि हम बात करें डी हेक्टेयर, अब हम माने कि यदि आप लिख सकते हैं यदि डी हेक्टेयर खेत में डेल्टा मीटर गहराई कुल पानी भरा जाए तो पानी का कुल आयतन कितना होगा, डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर हो जाएगा। अब यदि हम इसकी बात करें तो जो आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये आएगा 10⁴ इंटू, इसको हेक्टेयर मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे घन मीटर में, तो ये आएगा 10⁴। तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁴, ठीक है। जब इसको हेक्टेयर मीटर को कन्वर्ट करेंगे घन मीटर में तो 10⁴ इंटू डी इंटू डेल आपका ऐसे रहेगा। इक्वेशन मान ली इसको फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद इसी क्षेत्रफल के खेत में 1 घन मीटर प्रति सेकंड पानी पूरे काल बी के लिए दिया जाए तो पानी का कुल आयतन कितना होगा। अब बच्चों देखिए पूरा काल कितना होगा भाई, आप मान लीजिए एक पूरा वर्ष होगा, ठीक है, फिर एक दिन होगा और दिन के अंदर बच्चों 24 घंटे होंगे, 24 घंटे के अंदर 1 घंटा होगा और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका जो होगा बेस होगा इतना, ठीक है, एक दिन में निकाल लेंगे। एक वर्ष मतलब 1 वर्ष में, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने ये यूनिट ले ली। इसके बाद क्या होगा, अब इक्वेशन आगे सेकंड, ये वाली इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरण क्या करेंगे बच्चों, इनके इक्वल रखने पर समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, अब डेल की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसको 10⁴ से इसको भाग देंगे यहाँ इस वैल्यू को तो आपका कितना जाएगा, तो मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो डी इंटू डेल इजकल टू, अभी तो बच्चों 24 हो गया, ठीक है, 24 इंटू 60 और इंटू 60 और इंटू बी, ठीक है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले पोर्शन के तो कुछ समथिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी 8, तो इसके नीचे आ जाएगा आपका बच्चों कितनी है ऊपर पावर 4 जीरो, तो 4 जीरो आ गई, ठीक है। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और बच्चा अपना कितना 6 6 36, तो बच्चों आपको आएगा डेल इंटू डी इजकल टू 24 इंटू 36, ठीक है, अपॉन 100 और इंटू बी आपका ये बच्चा। जब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका कुछ समथिंग डेल और डी इजकल टू आ जाएगा आपका ये समथिंग आ जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको 100 से करेंगे डिवाइड और इंटू बी ऐसे रखेंगे, तो बस जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपको बच्चों ये आ जाएगा। तो ये क्या है, हेक्टेयर क्यूबिक में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि डेल्टा और बेस पीरियड और आपका ड्यूटी में क्या संबंध है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक या पर प्रभावित करने वाले डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। सबसे पहले होता है खेत की मृदा, जो खेत की सोइल है वो आपको ड्यूटी को प्रभावित करती है। फसल की किस्म, भूम ग्राउंड वाटर, भूम जल, फसल के दौरान क्षेत्र में वर्षा, आगे नेक्स्ट पॉइंट है तापमान है मौसम, और 6 पॉइंट है आधार काल, और 7 पॉइंट है बच्चों नहर गोलों की स्थिति। जितना रिसन कम होगा ड्यूटी उतनी अच्छी होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खेत के भूमि तल की स्थिति, जैसे गड्ढे हो गए या ढालू ना होना, ऊपरी सूख जाना। खेत में गड्ढे अधिक होने पर पानी गड्ढों में भरेगा या अन्य सूखता रहेगा, ये ड्यूटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये भी हो सकती है। और सिंचाई विधि आपका मेथड भी कहता है, इरिगेशन मेथड क्या है वो भी कहीं ना कहीं इसको बच्चों प्रभावित करता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने यहाँ तक नोट करा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आता है बच्चों एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पूछा जाता है ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड पर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जल्दी से नोट करेंगे, इसको हम देखो सोल्यूशन करते हैं। ये न्यूमेरिकल होता है मतलब इसमें किस तरीके से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए आपको बच्चों क्या क्या दिया है, जो इसमें दे रखा है आपको दिया है, ठीक। देखिए इसमें कह रहा है यदि किसी फसल का आधार काल 90 दिन है तो बेस पीरियड जो है बच्चों वो कितना रखा 90 दिन दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि खेत में पानी की कुल गहराई क्या होती है बच्चों, क्या होती है डेल्टा, कितना है 36 सेंटीमीटर, ठीक।
हो तो पानी की ड्यूटी ज्ञात कीजिए। ड्यूटी होता है डी, तो डी आपको बच्चों फाइंड करना है। अब आपको पता है कि सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है आपका जो सूत्र, आपको डी फाइंड करना है। ठीक है, तो 8.64 इंटू बी, यही तो आया था, और अपॉन नीचे कितना आएगा, डेल्टा आपको दिया है, तो हमारा ये बच्चों फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए अब हम यदि बात करें तो आपको क्या क्या दे रखा था, ये दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू रखते हैं। चलो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। तो डी इजकल टू 8.64 इंटू बी क्या दे रखा बच्चों, आपको बेस पीरियड दे रखा, ये दे रखा 90 दिन, और अपॉन डेल्टा दे रखा कितना बच्चों आपको 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे। अब सेंटीमीटर ये दे रखा सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि ये वैल्यू आती है आपकी मीटर में। तो 8.64 इंटू बच्चों 90 अपॉन, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेक्टोमीटर में इसकी निकालते हैं। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, देखियो यहाँ पे इसके पॉइंट्स है, ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे इन सबको, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों 2160 क्यूमिक हेक्टेयर क्यूमिक। ठीक है, तो आपकी यूनिट ये होगी, तो इसकी जो डी आएगी, ड्यूटी आएगी कितने आएगी 2160, ठीक है, हेक्टेयर प्रति क्यूमिक। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। तो ये भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके का, जो हमने जीसी ग्रोस कम्युनिट एरिया पढ़ा, ठीक है, और सीसीए पढ़ा, और रबी की फसल से तीव्रता इंटेंसिटी दे रखी 50 से 60%। तो विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से नोट करेंगे पहले और समझेंगे। तो आपको जो बच्चों दे रखा है, इसमें आपको बता रखा है कि हेक्टेयर गोल का सकल वंशगत क्षेत्र कितना है। जीसीए आपको दे रखा है बच्चों, इसमें जीसीए कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा ग्रोस कम्युनिटी एरिया दे रखा 3600। ग्रोस कम्युनिटी एरिया क्या होता है, जो बच्चों आपका कल्चरेबल और अनकल्चरेबल दोनों, जो उनका समेशन क्या होता है आपका, जहाँ पे कृषि की जा रही है वो भी एरिया, और जहाँ पे कृषि नहीं की जा रही वो भी एरिया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जीसीए होता है। ठीक है, ये दे रखा, और ये क्या है हेक्टेयर में दे रखा है, इसकी यूनिट दे देंगे हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर होता है इसको, ये हेक्टेयर में बच्चों लिख रखा ना। ठीक है, देन उसके बाद आपको दे रखा सीसीए। अब जो सीसीए दे रखा, जिसका 90% कृषि वंशगत क्षेत्र है, इसका 90% क्या दे रखा बच्चों आपको, सीए दे रखा, किसका, ग्रोस कम्युनिट एरिया का 90%। ये बोला ना कि 90% सीसीए क्षेत्र है, तो इसका 3600 का 90% निकाल लेंगे। 90% कितना, देखिए 90 अपॉन 100, और एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो इसके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3240 आ जाएगी बच्चों। कितनी, ये आ गई आपकी सीसीए की, ये हो जाएगी हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में आ गई। अब आपको क्या कह रहा हुआ, कह रहा कि खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए सिंचाई तीव्रता 50 और 70% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि बात करें अपनी फर्स्ट क्रॉप की, वो आपको दे रखा है, फर्स्ट कह रहा कि खरीफ की फसल, तो हम लिख लेंगे खरीफ की फसल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होगा वो किसका होगा बच्चों, वो लेंगे हम किसका, सीसीए का। खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए सिंचाई तीव्रता, तो सिंचाई तीव्रता क्या होती है, सीसीए इंटू इंटेंसिटी। तो हम क्या लेंगे, जो 3240 आया, इसका क्या लेंगे हम, उसने कहा 50% किसकी है, खरीफ की, तो 50% इसका निकाल लेंगे। 50% जब इसका लेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और एक जीरो से ये कैंसिल, तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी आपकी 1620 हेक्टेयर। कितनी, 1620 हेक्टेयर आ जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, अब रबी की फसल के लिए, क्या बच्चों, रबी की फसल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब कितना होगा, ये भी किसके लिए निकालेंगे, ये भी 3240 पे लिख लेगा, किस पे, 3240 का कितना 70% दे रखा, तो बस इसको भी यहाँ पे निकाल लेंगे। कैलसी आप यूज कर सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, तो इसमें जब
करेंगे मल्टीप्लाई, कल से सोल्यूशन करेंगे तो 2268 आ जाएगा इसका ये, ठीक है, हेक्टेयर। तो यूनिट जरूर लिखेंगे, विदाउट यूनिट नहीं देना, ठीक है। तो बस आपसे ये पूछा था कि विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो खरीफ की फसल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने ना विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल पूछा, तो खरीफ की फसल का क्षेत्रफल इतना आ गया और रबी की फसल का क्षेत्रफल आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब आपका बच्चों तीसरा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से क्वेश्चन आपकी थ्योरी थी, तो ये आपकी यहाँ तक ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फोर्थ चैप्टर में, जो कि है लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। वहाँ पे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। यदि बच्चों आपको ये क्लासेस और जो हमारे द्वारा कंटेंट आपको अपलोड कराया जा रहा है पसंद आ रहा है, तो आप बच्चों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कराएंगे और अपने सभी स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के ग्रुप में इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम और भी वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपसे लेके आ सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।